और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ा खुलासा सामने आया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। अशोक साहू ने गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। अशोक साहू के घर से जमीन के कागजात बरामद हुए। 4 लाख में शूटर अशोक यादव को तैयार किया गया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से गोपाल खेमका की हत्या हुई। अशोक साहू के घर से जमीन के कागजात बरामद हुए। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। तो गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से गोपाल खेमका की हत्या हुई। जमीन के कागजात बरामद हुए। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। ये गोपाल खेमका आपको टीवी स्क्रीन पर इनकी तस्वीर दिख रही है। 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। इस बार इनके घर के बाहर जैसे ही इनकी गाड़ी पहुंची वैसे ही हमलावर नजदीक आया और नजदीक से सटाकर उसने इनको गोलियां मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से गोपाल खेमका की हत्या की गई। अशोक साहू ने गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। अशोक साहू के घर से जमीन के कागजात बरामद हुए। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर देखिए, वो गोल घेरे में वो शख्स आया, गाड़ी रुकते ही गोली मारी, तेजी से वापस भागा और मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गया। हेलमेट के जरिए उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन दूर लगे सीसीटीवी में उसकी करतूत कैद हो गई। इसके बाद कर्मचारी ने घर खोला, चौकीदार ने घर खोला, लेकिन केवल कार की हेडलाइट जलती रही। गोपाल खेमका कार में मृत अवस्था में थे। एक बार फिर से देखिए, वो कार आ रही है, आपको आते हुए दिख रही है। जैसे ही आगे वाली कार आकर रुकती है, तुरंत आप बगल से देखिएगा, एक शख्स आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही तुरंत वो गेट के पास आया और उसने वहीं से फायर कर दिया गोपाल खेमका के ऊपर। और इसके ऊपर बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया कि ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, जिसकी वजह से अशोक साहू ने गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। उमेश नाम के एक हत्यारे को टारगेट दिया। उधर खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मास्टरमाइंड अशोक साहू गिरफ्तार हो गया है। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साहू। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की उसने सुपारी दी थी। खेमका हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साहू और उसने ये सुपारी दी थी 10 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या करने की सुपारी। यानी बिजनेस राइवलरी इतनी बढ़ गई कि बेखौफ होकर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। रितेश, डीजीपी ने एक बात साफ की कि यह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, व्यापारिक रंजिश थी, जिसमें इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन केवल इतना कहना डीजीपी और बिहार पुलिस को क्लीन चिट नहीं दे देता है। अगर राइवलरी में भी कोई हत्या करने के लिए भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लेता है और हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है, तो कहीं बहुत वर्दी का जोर कम होता हुआ यहां साबित होता है। मुझे डिटेल में बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या कहा डीजीपी ने? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी भले ही बोल रहे थे कि इस हत्याकांड का खुलासा हो गया है, मास्टरमाइंड हमने पकड़ लिया है, शूटर हमने पकड़ लिया है, एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन डीजीपी साहब के चेहरे की जो भाव भंगिमा थी या जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो पुलिस की कॉन्फिडेंस हमें वो दिखी नहीं। मैंने कई काउंटर सवाल किए। मैंने काउंटर सवाल ये किया कि आखिर ये जो आप कह रहे हैं कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब एक ही बिजनेस में आपको
दूसरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब आप पार्टनरशिप में हो। तो मैंने दोनों सवाल उनसे पूछा, उन्होंने सिर्फ एक ही रट लगा रखा था आज की अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब सवाल ये उठता है कि सूबे का सबसे बड़ा कारोबारी जिसकी हत्या की साजिश रची जाती है, एक शूटर वो हायर करता है, वो आता है, गोली मारकर फरार हो जाता है। वो बाइक का नंबर भी, अगर मैंने देखा है कि जब भी इस तरह से हत्याएं होती हैं तो चोरी की बाइक होती है, छीनी हुई बाइक होती है, वो हत्यारे की ही बाइक थी और उसने नंबर भी नहीं हटाया था। तो ये बात जो है वो गले से नहीं उतर रही है। ठीक, तीसरी जो बात है कि जिसका एनकाउंटर हुआ राजा उर्फ विकास का, उसमें यह है कि डीजीपी साहब ने कहा कि देखिए कि ये जो अशोक साव है, पहले उसने राजा से ही कांटेक्ट किया था। हाँ। लेकिन राजा जो है वो पैसे ज्यादा मांग रहा था। तो जो व्यापारी 4 लाख रुपए दे सकता है उमेश यादव को हत्या करने के लिए, तो वो पैसा कम और ज्यादा क्यों? और अगर इतनी नफरत थी कि उसने हत्या करवाने की ठान ली, तो फिर वो पैसा क्यों देखेगा? क्योंकि ये भी रसूख वाला है। हाँ। ये भी पैसा वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब डीजीपी साहब के पास नहीं था। मैंने एक और सवाल पूछा, मैंने पूछा कि जिस राजा के एनकाउंटर की आप बात कह रहे हैं, तो पहले कहा गया था कि उसका एनकाउंटर जो है, पुलिस को सूचना मिली कि वो छुपा हुआ है। एसएसपी साहब जो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने अभी कहा कि ये इसकी गिरफ्तारी हुई थी और हम उसे कई जगहों पर ले जा रहे थे। तो जब उसकी हत्या में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आप उसे इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? और एक अदना सा जो अपराधी है, दुबला पतला कद काठी का, वो आप पे इतना भारी पड़ गया कि बैक टू बैक आपने 5 गोलियां मार दी। इस पर भी जवाब देते इन पुलिसकर्मियों को नहीं बना और फिर अंडर इन्वेस्टिगेशन की रट लगाए हुए डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया। ये बताने के लिए काफी है कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसका खुलासा नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर है कि डीजीपी साहब ने, जब मैंने सवाल पूछा कि क्या सिर्फ अशोक साव ही है या आप उस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अशोक साव जो है वो फाइनेंसर के तौर पर होगा और कोई और बड़ी मछली इसमें होगी, तब डीजीपी साहब ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर उसकी भी अरेस्टिंग होगी। और मैं आपको बता दूं राजीव कि मुझे 2021 की एक घटना प्रतीत हो रही है, रुपेश हत्याकांड की। रुपेश पटना में एयरपोर्ट पर मैनेजर थे और बड़े रसूख वाले व्यक्ति थे। और ठीक उनकी हत्या उनके घर के बाहर की गई और जब मामला आया, खुलासा पुलिस ने क्या किया, ये रोड रेज में हत्या होगी, तब भी बड़े सवाल उठे थे। और उसी तरीके की चीज जो है और लीपापोती इस मामले में भी देखने को मिला। इस मामले में भी देखने को मिला। उम्मीद है कि डीजीपी साहब सारे सवालों के साथ ही बैठे थे। लेकिन मैं एक और बड़ी खबर लेता हूं, फिर आपका रुख करता हूं। गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ी खबर यह कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया विकास उर्फ राजा। दबिश के दौरान ये बात थी कि विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी विकास मारा गया। ये भी बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों का कारोबार करता था आरोपी, और राजा ने ही हत्याकांड में हथियार सप्लाई किया था। लेकिन राजा और विकास को लेकर रितेश इतना कुछ बता चुके हैं कि ये सारी बड़ी खबर जो पुलिस के सूत्रों से हम तक आ रही है, इसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल पुलिस से पूछे जाने बाकी लगते हैं। पुलिस किस किस की इन्वॉल्वमेंट अभी समझती है? पुलिस ये क्यों नहीं साफ कर पा रही कि ये बिजनेस राइवलरी, अगर दोनों एक बिजनेस में नहीं थे तो कैसे पैदा हो गई? अगर पार्टनर नहीं थे तो किस वजह से पैदा हो गई? और साथ ही इस सब में विकास का क्या रोल था अगर विकास को हायर ही नहीं किया जा सका था? रितेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रितेश, ये बड़ी खबर तो जाहिर तौर पर पुलिस ने तथ्य के रूप में सामने रखी होगी, और पुलिस जो जो बातें रख रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उम्मीद है कि पुलिस उनको अदालत के सामने भी एज इट इज रखेगी। अदालत तक जाते जाते इनकी शब्दावली या इनके तथ्यों में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वाकई आपके पूछे गए सवाल विकास को लेकर वो कंफ्यूज तो करते हैं। क्या विकास साथ में था? अगर साथ में नहीं था तो विकास के पास हथियार थे, कहां पर किस तरीके की फायरिंग हुई, कितना हथियार उसके पास था? बहुत चीजें हैं रितेश। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल, हम तो सवाल उठा ही रहे हैं। विकास की मां ने ही सवाल उठा दिया कि मेरा बेटा तो चेन्नई में मजदूरी किया करता था और पुलिस ने फेक एनकाउंटर कर दिया है। ये भी सवाल मैंने पूछा कि भाई चलिए, आप मीडिया से आप कह रहे हैं कि मीडिया मामला गढ़ देता है, लेकिन उसकी मां तो मामला नहीं गढ़ेगी। वो कैसे कह रही है, कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है? उस पर कोई जवाब देते
नहीं बना। अब मैंने कई एनकाउंटर की खबरों को मैंने राजीव जी कवर किया है, तो ये एनकाउंटर मुझे अजीब टाइप का लगा ना। जहां ब्लड स्टेन मुझे एक भी खून का कतरा नहीं दिखा, उस तरह की चीजें नहीं दिखी। अच्छा, अरेस्टिंग जब किसी भी अपराधी की होती है तो सबसे पहले अरेस्टिंग के साथ साथ उसके बॉडी को चेक किया जाता है कि कोई असलहा तो उसके पास नहीं है जिससे वो खुद को हार्म करे, सामने वाले को हार्म करे। तो कितनी मासूम बिहार पुलिस है कि देखिए कि उसको अरेस्ट किया और उसके पास हथियार भी था, और वो जो ले जाती है और किस उद्देश्य से ले जाती है, जब उसकी हत्या में संलिप्तता ही नहीं थी तो फिर क्यों तुम ले गए उसे, और ले जाती है एक सुनसान से ईंट भट्ठा में जो 2-2.5 साल से बंद है, और वहां पर वो अपराधी जो है, वो कोई अपराधी भागेगा तो वो ईंट भट्टे से निकलकर बाहर भागेगा, वो ईंट भट्टे के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो 3-4 सवाल मैंने चीजों को देखा तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बहुत सारे एनकाउंटर्स को मैंने कवर किया है, गोलीबारी की घटनाओं को कवर किया है, तो ये मुझे बड़ी सारी चीजें जो लगा कि मैनिपुलेटिव सारी चीजें हैं। अब बिहार पुलिस को कई जवाब देने होंगे।